नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का सामना सीधे सीधे प्रेस की आज़ादी से होता है। हम भारतीय कूटनीतिक दल के हालिया नॉर्वे दौरे से जुड़े उस पूरे विवाद की परतें खोलने वाले हैं जिसने हर तरफ सुर्खियां बटोरी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अच्छा, गहराई में जाने से पहले जरा देख लेते हैं कि आज हम किन अहम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हम शुरुआत करेंगे नॉर्वे की उस घटना से, फिर देखेंगे कूटनीतिक प्रतिक्रिया, मीडिया के कल और आज का फर्क समझेंगे, प्रेस फ्रीडम के कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों पर नजर डालेंगे और अंत में इसके व्यापक असर को डीकोड करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्वे की उस घटना की। एक ऐसा कूटनीतिक दौरा जो बिल्कुल सामान्य और रूटीन लग रहा था, लेकिन अचानक एक अप्रत्याशित मोड़ ले लेता है। अब सोचिए, एक दालान में चलते चलते नॉर्वे की एक पत्रकार हेले बिल्कुल सीधे और बिना किसी पूर्व तैयारी के एक सवाल पूछ लेती हैं। उन्होंने पूछा, प्रधानमंत्री मोदी, क्या आप दुनिया की सबसे स्वतंत्र प्रेस से कुछ सवाल नहीं लेंगे? हमारे सूत्र बताते हैं कि बस यही वो एक सवाल था जिसने इस पूरे विवाद की चिंगारी भड़काई। चलिए देखते हैं कि इसके बाद घटनाक्रम कैसे तेजी से बदला। शुरुआत में उस दालान वाले सवाल को अनसुना कर दिया गया, लेकिन बात वहीं नहीं रुकी। उसके तुरंत बाद एक भारी ऑनलाइन प्रतिक्रिया देखने को मिली। विश्लेषण बताता है कि कैसे इंटरनेट पर एक बेतहाशा आक्रोश फैल गया। हद तो तब हो गई जब उस पत्रकार पर विदेशी एजेंट होने तक के आरोप लगा दिए गए। और देखते ही देखते ये पूरा मामला सीधे एक बड़े कूटनीतिक मुद्दे में तब्दील हो गया। अब आते हैं दूसरे भाग पर, कूटनीतिक प्रतिक्रिया। भारत के विदेश मंत्रालय यानी MEA ने इसका जवाब कैसे दिया? स्रोत का तर्क है कि वे चाहते तो बस एक छोटा सा इंटरव्यू देकर या इसे पूरी तरह नजरअंदाज करके मामले को शांत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक बिल्कुल अलग ही रास्ता चुना। MEA ने एक विशेष प्रेस ब्रीफिंग बुलाई और वहां नॉर्वे के पत्रकारों ने 3 बिल्कुल सीधे और स्पष्ट सवाल दागे। क्या नॉर्वे भारत पर भरोसा कर सकता है? क्या भारत अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड पर बात करेगा? और क्या प्रधानमंत्री आलोचनात्मक सवालों का जवाब देंगे? स्रोत इन सवालों को बिल्कुल सीधे कूटनीतिक प्रश्नों के रूप में प्रस्तुत करता है। लेकिन क्या आपको पता है इसका जवाब कैसे मिला? MEA के प्रतिनिधि CB जॉर्ज ने सीधे जवाब देने के बजाय एक लंबा मोनोलॉग शुरू कर दिया। पूरे 13 मिनट तक वो योग, शतरंज, विश्व एक है की फिलॉसफी, हमारी 5000 साल पुरानी लोकतांत्रिक सभ्यता और संविधान के प्रस्तावना पर बोलते रहे। स्रोत के मुताबिक ये किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब से ज्यादा UPSC की तैयारी का कोई क्रैश कोर्स लग रहा था। और जब उन्हें बीच में टोकने की कोशिश की गई तो घर्षण बिल्कुल साफ नजर आया। उन्होंने कहा, आप सवाल पूछते हैं, मुझे जवाब देने दीजिए। मुझे किसी खास तरीके से जवाब देने को मत कहिए। विश्लेषण के मुताबिक ये पल साफ तौर पर दिखाता है कि हमारे अधिकारी अब मीडिया के साथ एक अलग ही शैली के आदी हो चुके हैं। एक ऐसी शैली जहां लगातार क्रॉस क्वेश्चन करने की गुंजाइश नहीं होती। तो ऐसा क्यों है? इसे समझने के लिए हमारा तीसरा हिस्सा मीडिया के कल और आज की एक बेहद दिलचस्प ऐतिहासिक तुलना करता है। जरा इन दोनों दौर को देखिए। एक तरफ वो पुराना समय है जहां पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मुद्दों पर बिना किसी रोक टोक के बिल्कुल आक्रामक सवाल पूछे जाते थे। और दूसरी तरफ है आज का दौर, एक अत्यधिक नियंत्रित PR वातावरण जहां बिना पहले से तय की गई स्क्रिप्ट के कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती और आलोचनात्मक सवालों की जगह लगभग खत्म हो चुकी है। यहीं पर स्रोत एक बहुत ही गहरी अवधारणा का जिक्र करता है, स्टेनोग्राफी। इसका मतलब है बिना कोई सवाल किए बस जो बोला जाए उसे लिख लेना और पब्लिश कर देना। विश्लेषण का दावा है कि आजकल के अधिकारी सच्ची पत्रकारिता के बजाय इसी स्टेनोग्राफी की उम्मीद करते हैं। और शायद यही वजह है कि जब नॉर्वे की प्रेस ने अपने स्वतंत्र और बेबाक तरीके से सवाल किए तो पूरे सिस्टम को इतना बड़ा झटका लगा। चलिए अब हम चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, प्रेस फ्रीडम रैंकिंग्स। इस पूरी आलोचना को तथ्यों के पैमाने पर तौलने के लिए स्रोत कुछ मैक्रो लेवल डेटा का इस्तेमाल करता है। और ये नंबर अपने आप में बहुत कुछ कहता है। 157 वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की यही रैंक है। स्रोत इस आंकड़े पर जोर देते हुए बताता है कि प्रेस की आज़ादी के मामले में हम अपने पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान और श्रीलंका से भी पीछे खड़े हैं। सोचिए जरा, यहाँ एक बहुत ही अजीब सा विरोधाभास सामने आता है जिसे विश्लेषण में द इन्वर्टेड फ्रीडम गैप कहा गया है। भारत और केन्या जैसे देशों में ऐसे नागरिकों की संख्या बहुत ज़्यादा है जो मानते हैं कि उनके पास प्रेस की स्वतंत्रता है,
जबकि उन लोगों की संख्या काफी कम है जो असल में इस स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण मानते हैं। आसान शब्दों में कहें तो जब समाज खुद प्रेस की आज़ादी की परवाह नहीं करता तो मीडिया बड़ी आसानी से हमारा ध्यान भटकाने में कामयाब हो जाता है। और ये भटकाव कैसा दिखता है, जरा इस पर गौर कीजिए। एक तरफ हमारे घरेलू न्यूज चैनल महीनों तक सुशांत सिंह राजपूत केस, सीमा हैदर, आर्यन खान या कोविड के दौरान धार्मिक नैरेटिव जैसी सनसनीखेज खबरें चलाते हैं, और दूसरी तरफ जो हमारी असली आर्थिक वास्तविकता है, जैसे ग्लोबल टॉप 100 में एक भी भारतीय कंपनी का ना होना, ऐसी अहम खबरों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाता है। अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं, व्यापक प्रभाव। क्योंकि ये पूरी घटना सिर्फ मीडिया या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित नहीं है, इसके नतीजे काफी गहरे हैं। इसके बड़े राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय मायने भी हैं। स्रोत बिल्कुल निष्पक्षता के साथ विपक्ष के उन दावों का भी जिक्र करता है जिनके मुताबिक इस नॉर्वे यात्रा के पीछे एक बड़ा वित्तीय कारण हो सकता है। आरोप ये हैं कि नॉर्वे के $2 ट्रिलियन के वेल्थ फंड ने अदानी समूह से अपना निवेश वापस ले लिया था और शायद ये दौरा उसी से जुड़ा था। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय जांच और विवादों से विश्व स्तर पर देश की साख पर कैसा असर पड़ता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम एक बेहद ही अहम और उकसाने वाले सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या सालों की मेहनत से बेहद सावधानी से तैयार किया गया एक पूरा पीआर ढांचा महज एक अनस्क्रिप्टेड सवाल से ताश के पत्तों की तरह बिखर सकता है? ये सवाल स्वतंत्र प्रेस की असली ताकत और गढ़े गए नैरेटिव्स की कमजोरी दोनों को बेनकाब करता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।